हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिकेय दत्ता और मैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2018 बैच आईएएस ऑफिसर हूँ इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। मैंने 2018 की यूपीएससी एग्जामिनेशन में ईएससी में रैंक 7 हासिल की थी। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है दी अदर साइड। दोस्तों, दी अदर साइड ये चैनल है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए, उन सभी नवयुवकों के लिए जिनको एक जॉब की अदर साइड के बारे में जान रहा है। दूर से कोई वेबसाइट पढ़ते हैं, किसी दोस्त से सुनते हैं, उनको वो ट्रू या फिर रियल वैल्यू नहीं मिलती है, एक रियल एनालिसिस नहीं मिलता है उस जॉब का जिसके बारे में वो अप्रोच करना चाहते हैं। दी अदर साइड एक ऐसा माध्यम है जो आपको एक जॉब एक्सपीरियंस का एक ट्रू एनालिसिस देगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी ग्रेजुएशन एनआईटी दुर्गापुर से की थी 2015 में इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद जैसा कि सभी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स करते हैं, उनका मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्टिव रहता है कि कैंपस प्लेसमेंट्स में बैठना। मेरा उस टाइम पर गेट या ईएससी में इतना रुझान नहीं था। मैंने बस सोचा था कि कैंपस के थ्रू कोई जॉब मिल जाए, उसके बाद मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचूंगा। कैंपस प्लेसमेंट्स एनआईटी दुर्गापुर काफ़ी अच्छा था और खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच का, और बाकी सभी स्टूडेंट्स की तरह मैं भी कैंपस में बैठा। मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी नवंबर 2014 में रिलायंस जियो में। मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी। उसके बाद मेरी सेकंड जॉब लगी थी आईबीएम में। मेरे पास एट द एंड ऑफ फाइनल ईयर 2 जॉब ऑफर्स थे। फर्स्ट वाज इन रिलायंस जियो एंड सेकंड वाज इन आईबीएम, एंड आई वाज फेस्ड विद अ क्वेश्चन वेदर आई शुड जॉइन जियो और आईबीएम। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जियो उस टाइम पर 2014 के आसपास टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाली थी, क्योंकि 4G उस टाइम पर किसी कंपनी ने लॉन्च नहीं किया था बारिंग एयरटेल, जो उस टाइम पर टेलीकॉम का सेक्टर लीडर था। लेकिन 4G की प्राइसेस इतनी हाई थी और उसका पेनिट्रेशन इतना लो था कि देयर वाज नीड इन द मार्केट फॉर अ न्यू एंट्रांट। सो मुकेश अंबानी एंटर्ड इनटू दिस सेक्टर कॉल्ड जियो एंड ही स्टार्टेड दिस कंपनी। सो जियो हमारे कैंपस में आई थी और उसने 8 to 9 स्टूडेंट्स लिए थे जिनका सिलेक्शन हुआ था जियो में। तो एंड आई वाज फेस्ड विद अ डायलेमा वेदर आई शुड जॉइन जियो और आईबीएम। सो फाइनली आई डिसाइडेड आई शुड जॉइन जियो बिकॉज मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच से था और मेरा कोर सेक्टर था टेलीकम्युनिकेशन, एंड जियो वाज प्रोवाइडिंग मी दैट। जियो वाज प्रोवाइडिंग मी with a growth opportunity in my sector which I graduated। and IBM के बारे में आपको बता दूं, IBM के बारे में सब लोगों ने सुना होगा। IBM एक बहुत अच्छी IT कंपनी है जिसका, और ये मल्टीनेशनल कंपनी है जैसा आपको सबको मालूम है, और ये मेनली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए है जो कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो कोडिंग कंपनीज और टेलीकॉम कंपनीज और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज तीनों में बैठ सकते हैं। लेकिन मेरा कोडिंग में शुरू से इंटरेस्ट नहीं था, ऑनेस्टली बताऊं तो। इसलिए मैंने सोचा कि टेलीकॉम सेक्टर में मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे एक अच्छा बैकग्राउंड क्रिएट करना है। इसलिए मैंने अब एक रास्ता चुना कि मैं जियो ज्वाइन करूं। सो फाइनली मैंने जियो को अपना ऑफर लेटर दिया कि आई वांट टू ज्वाइन जियो, एंड फाइनली आई ज्वाइंड जियो ऑन May 2015 when I graduated from NIT दुर्गापुर। और जियो का ऑफिस था नवी मुंबई में इन घनसौली। आई वॉज इन नवी मुंबई फॉर अबाउट 10 to 11 months आई वॉज विद जियो। जियो के जॉब प्रोफाइल के बारे में दोस्तों आपको बता दूं, जियो इज ए टेलीकॉम कंपनी that makes 4G products. It launched 4G. It launched affordable 4G for all the Indians in the first time in the history of India। 4G सबसे अफोर्डेबल जियो ने लॉन्च किया था और उस टाइम पर जियो लॉन्च नहीं हुआ था। सो द इंजीनियर्स दैट जियो सेलेक्टेड वाज टास्क्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ गुड नेटवर्क of Jio.
सो आई वॉज असाइंड इन क्वालिटी अश्योरेंस टीम. मैं क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट में था और मैंने ईपीसी डिपार्टमेंट में मैं क्वालिटी अश्योरेंस इंजीनियर था और मेरी पोस्ट का नाम था डिप्टी मैनेजर. आई वॉज डिप्टी मैनेजर इन क्यूए डिपार्टमेंट ऑफ जियो. सो माई डे टू डे टास्क वॉज टू मेंटेन इट्स सर्वर्स फॉर अपकीपिंग ऑफ इट्स जियो 4G सर्वर्स. एंड जैसे कि एक टेलीकॉम डिपार्टमेंट होता है, एक टेलीकॉम कंपनी होती है, 4G और LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, तो उसका एक बैकबोन नेटवर्क होता है जिसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं. जैसे आप कोई कॉल करते हैं तो कॉल नियरेस्ट सेल टावर पर जाती है, उसके बाद वो अपने सर्वर्स पर जाती है, इसके बाद कॉल एक रिसीवर के पास जाती है. सो इन ए शॉर्ट इंटरवल, इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कॉल काफ़ी जगह रिफ्लेक्ट होती है. कॉल लगने का तरीका काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड एडवांस होता है, लेकिन कॉल जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, लेकिन इसके बीच में जहाँ जहाँ कॉल ट्रेवल करती है वो नेटवर्क काफ़ी वास्ट और कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो वो नेटवर्क की मेंटेनेंस, अपकीपिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, आई वॉज टास्क्ड विद दैट जॉब. सो I was in LCS department in Jio in quality assurance. There were many departments. I was in LCS department. LCS department के बारे में आपको बता दूं, LCS is location services. जैसे कि आपको पता है अपने फ़ोन में लोकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास मैसेज आते हैं, पुश मैसेजेस आते हैं. पुश मैसेजेस वो होते हैं जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे हम डोमिनोज की विसिनिटी में गए या फिर कोई एक चेन ऑफ ब्रांड्स है, चेन ऑफ क्लोथ्स है, उसकी विसिनिटी में गए, तो आपके पास एक SMS आता है that there is a XYZ offer in your nearest area. These are called push SMSs. So these SMSs, this network is based on LCS, location services. तो मेरा काम इतना था कि मैं LCS सर्वर्स को अपकीप रख सकूं, उसकी क्वालिटी को अश्योर कर सकूं, और डेली I have to run a several test on LCS so that the network can be in a good shape. So that was my day to day job. लेकिन LCS के अलावा LCS का काम लिमिटेड था, लेकिन और भी डिपार्टमेंट्स थे जहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा सीखते रहता था. जैसे EPC था, एनहांस पैकेट कोर था, that I was interested in, and there was no foundation that you have to remain in that particular domain. My manager gave me full free hand to learn everything. You can learn everything because it was a new company. It was just like a startup. You have to learn everything. तो मैं बाकी डिपार्टमेंट का भी थोड़ा थोड़ा सीखते रहता था. But after 10 to 11 months I worked in Jio. I was getting bored. I was bored from the monotony. I was sometimes called on Saturday. It is okay. Working on Saturdays is fine. But I was bored of it. And I heard about this examination called Engineering Services Examination. That by writing this examinations you become class 1 gazetted officers in the central government departments like Indian Railways and various other departments. But I was from electronics and telecommunication branch, so there were a few seats in comparison to other departments. EC branch में कम seats होती हैं. So I heard about it and thought that it was quite a monumental task. By giving this examination, by preparing for this examination, I have to take a risk because कंपनी में बैठे बैठे प्रिपरेशन नहीं हो सकती थी, ऐसा मेरा मानना है. लोग करते हैं, but to give my full 110%, I have to leave this job. I introspected upon it and come to a conclusion that I have to leave Navi Mumbai, leave this job and go to Delhi. तो मैंने और मेरे दोस्त ने ये फैसला किया कि हम लोग दिल्ली जाएंगे, वहाँ पे प्रिपेयर करेंगे इस एग्जामिनेशन के लिए. एंड we did that. We went to Delhi and मैंने इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया. I appeared for ESC 2017 examination for the first time preparing, but unfortunately I couldn't clear it. I missed the preliminary exam by 3 marks. अब मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया कि ऐसा क्यों हुआ, what was the reason for this failure, and I found that I was keeping my both feet in 2 different boats. ये गलत स्टेप था. मैंने गेट एग्जामिनेशन और ESC एग्जामिनेशन दोनों के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था विदाउट टेकिंग अकाउंट द फैक्ट दैट दीज आर बोथ डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस दैट रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन. वन इज लाइक अ टेस्ट मैच एंड अनदर इज लाइक अ 2020.
Gate examinations like that, your fate is decided in almost 3 hours. What you write, what you understood, what you everything that is decided in 3 hours. That is about the gate examination. But in engineering services examination, it is a year-long examination. First, there is a preliminary examination in January, then mains in July, and interviews in October or November. This is the whole pattern of engineering services examination. Okay. Then after the result came of 2017 examination, I was faced again with a dilemma that whether I should stay in Delhi and prepare for mains, or I should go home and restart this whole preparation thing again. So I decided that it's okay that I am not selected for ESE 2017 prelims. So what is wrong in preparing for mains? I thought that, and I found that I should prepare for mains because it will solidify my concepts. मैं उन डेरिवेशंस को अगर मैं समझूंगा, जैसा कि मेंस में होता है, मेंस इज टोटली सब्जेक्टिव, it is derivation heavy, you have to learn all the theory and concepts. So mains was a golden opportunity. Preparing for mains was a golden opportunity for me to understand all the concepts thoroughly, and I thought that it will prove instrumental in the preparation of next year examination. So I went ahead with my decision. I consulted with my parents first, and they said, go ahead, don't deter by this failure that you have encountered, and go ahead with your mains preparation. I prepared for mains for 3 months in Delhi. I wrote all the test series, and I found myself quite improved. My concepts were solidified, and I was quite fluent with these subjects that I found a difficulty with. Also, one of the main reasons of my failure was I only concentrated with 8 or 9 subjects, main subjects. But UPSC engineering services is not only about covering main subjects. It does not go into the depth, but it is superficially covers all subjects. Not one subject is unimportant. You have to cover all the subjects. I left out जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होगा कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर and advanced communication, advanced electronics, these were quite new subjects in these that were introduced in engineering service examination 2017. और मैंने इन पे इतना खास ध्यान नहीं दिया, खासकर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर. It was quite a difficult subject, and the students tend to ignore it. But I rectified that mistake very in the initial stage when I encountered that failure. I completed that subject first, and those unimportant subjects that I was considering that I should not prepare them well, like analog electronics or communication systems, I seriously thought that I should prepare them first and then go ahead with the main subjects. So my mains preparation in Delhi was completed, and I thought staying in Delhi is not a good thing to do because my coaching was over. The coaching will repeat the same things, and I thought I should go home and stay home and prepare for these subjects by self-study. By self-study, I mean that I should prepare them with the help of standard books. I read standard books, prepared them, gave a lot of test series, make my own notes, and all that shenanigans that you all encounter by doing self-study. I did all that and covered all subjects, and only prepared for ESE, not GATE. I was clear in my mind that I should only prepare for ESE. I should not go in both directions. I should not go in both directions. That I should prepare for only GATE and ESE and other PSUs. I was not diverted. My mind was very clear that I have encountered one failure, and I am not affording another failure by taking both GATE and ESE examinations. I prepared for only ESE, and I wrote ESE 2018 examination, passed prelims, passed mains, and cleared the interviews, and finally I got AIR 7. So that was a brief stint. That was my brief introduction about my ESE journey. And after ESE, I wrote one examination called in between the preparation for ESE. I wrote one examination called SSC Scientific Assistant Examination. It was a kind of examination that gets you into the Indian Meteorological Department. IMD
इंडिया का एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है दैट स्पेशलाइजेस इन वेदर प्रेडिक्शन, साइक्लोन प्रेडिक्शन, रेनफॉल एंड अदर एक्टिविटीज़. मेरा सिलेक्शन IMD में हुआ था इन नवंबर. आई गॉट AIR 24 in IMD and I was in headquarter. I was provided with headquarter in New Delhi. मैं लोधी रोड में काम करता था and my department there was UAID, Upper Air Instrument Division, and Upper Air Instrument Division deals with upper air instrument like balloons and radars, which involved weather prediction, rainfall prediction and temperature profile of various sections of the atmosphere. And I was also involved in a short stint in weather forecasting department, where I was assigned the task of updating the websites of IMD and include daily weather bulletins. So मैंने IMD में I worked in IMD for only 4 months. Then my offer letter for railways came. I was allocated the Indian Railway Store Service Department. So I worked in IMD for only 4 months and then I resigned from IMD and joined Railways. मुझे Indian Railway Stores Service Department allocate हुआ था and presently I am in IRSS Department. थोड़ा सा आपको रेलवेज के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि मैं अभी presently I am undergoing training in IRSS Department in Indian Railways, and IRSS Department mainly deals with the procurement side of the Indian Railways. So procurement, contract management, inventory management, warehouse management, these are all the important aspect of a stores officer, that the kind of work he deals with. So अभी मैं IRSS department में training में हूँ and I am learning the nitty-gritties of the stores department. Presently I am undergoing training at National Academy of Indian Railways, NAIR, in Vadodara. NAIR is a CTI, Centrally Training Institute of Indian Railway Store Service. So मैंने अभी तक 10 to 11 months in stores complete कर ली हैं and my experience so far in IRSS has been very positive. Finally, इतना सब सुनने के बाद I have a message for the aspirants who are preparing and who are in any stage of the life. My only message is keep learning. Learning is a never ending process. आप जहाँ भी हो, आप स्टूडेंट हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, love your job. And if you don't love your job, prepare for what you want to become. Keep learning. आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो. ऐसा आप एक कंफर्ट जोन में ना चले जाओ कि अब मैं ये बन चुका हूँ तो मैं अब सीखना बंद कर दूंगा. You have to learn, you have to evolve, because the world is changing very fast and you have to evolve with the world. So आप जो भी करो, आप अगर मान लो रेलवेज में भी आ गए हो, आप अपनी जॉब में आ चुके हो, ऐसी जॉब में आ चुके हो जहाँ पे आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हो चुके हो एंड यू आर नाउ सेटल्ड, बट यू हैव टू कीप लर्निंग, यू हैव टू बी अप टू डेट विद दिस न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर कमिंग इन वेरियस इंजीनियरिंग सेक्टर्स. आप इंजीनियरिंग के कोई भी बैकग्राउंड से हो तो यू हैव टू बी अप टू डेट एंड नेवर लूज टच विद योर सब्जेक्ट इन विच यू ग्रेजुएटेड. आप जिस सब्जेक्ट से, जिस ब्रांच से आप ग्रेजुएट हुए हो, उसके बारे में ना भूलिए. आप उसके साथ टच में रहिए एंड कीप इन टच विद द सब्जेक्ट. दैट इज माय फाइनल message to the aspirants. That's my only message, and thank you so much for listening to me. I hope I have conveyed the right message and you have absorbed something that you will take away from this video. Thank you so much.